नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में चौथे दौर की बातचीत समाप्त। अगले दौर की वार्ता शनिवार को होगी। सरकार ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सेना को पूर्ण रूप से पीछे हटाने को सुनिश्चित करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत जारी रहेगी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.11% हुई। चक्रवाती तूफान बुरेवी के आज रात तमिलनाडु के पम्बन और कन्याकुमारी तट पार करने की संभावना। जम्मू कश्मीर में कल जिला विकास परिषद और पंचायत उपचुनाव के तीसरे दौर के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच कल कैनबरा में। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की वार्ता खत्म हो गई है। बैठक लगभग 7 घंटे चली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के सभी मुद्दों और शंकाओं पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री तोमर ने कहा कि बैठक बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुई। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है, उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं, उन दोनों में कर की समानता हो। श्री तोमर ने कहा कि बातचीत का अगला दौर शनिवार को होगा। कृषि मंत्री ने किसानों से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किया जाएगा। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। आज की बैठक में 32 किसान संघों के 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सरकार और किसान नेताओं के बीच मंगलवार को तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इस दिशा में कृषि से संबंधित 3 नए कानून लागू किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 का मुख्य उद्देश्य उन बिचौलियों को समाप्त करना है जिन्होंने किसानों के अधिकांश उत्पादक आय को कम किया है। इस ऐतिहासिक कानून की वजह से कृषि मंडियों में फलने फूलने वाले ऐसे बिचौलियों पर सरकार ने गहरा आघात पहुंचाया है। कृषि और किसान की आय से सीधे सीधे संबंध रखने वाले संसद द्वारा पारित 3 पथ प्रदर्शक कानूनों की वजह से देश में किसान पहली बार अपनी उपज को बेहतर कीमत पर
बेचने की स्वतंत्रता पा चुका है। किसान अब अपने कृषि उत्पाद के संबंध में खेती के पहले भी करार करने के लिए मुक्त है। वहीं दूसरी ओर फसल कटने के बाद अब वह अनाज सीधे सीधे फैक्ट्री, गोदाम या कोल्ड स्टोरेज में भी बेच सकता है। समयानुकूल जरूरतों के अनुरूप इन कानूनों के प्रावधान के अंतर्गत किसान अब अपनी उपज ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से भी देश के किसी कोने में बेच सकता है। इन सब के अलावा नए विधान कृषि उत्पाद संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा व्यवस्था और कृषि मंडियों की मौजूदा प्रणाली को किसी भी तरह से संशोधित किए बगैर किसानों को नई व्यवस्था चुनने का विशेषाधिकार देते हैं। एपीएमसी कानून तथा कृषि विपणन समितियां राज्य सरकारों द्वारा ही नियंत्रित की जाती रहेंगी। नए कृषि कानून किसानों को अपनी उपज बेचने के स्वतंत्र और सुगम विकल्प प्रदान करते हैं और इन सारी सहजताओं के अतिरिक्त यह किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए और किसी भी विवाद के सुलभ और त्वरित निपटारे के लिए उप संभागीय स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी, दिल्ली। भारत और चीन के बीच पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संभावित टकराव वाले सभी संवेदनशील क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटाने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि दोनों देश उचित समय पर शीर्ष कमांडर स्तर की दूसरे दौर की वार्ता पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत का मुख्य मुद्दा ये है कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के लिए 1993 और 1996 में हुए समझौतों सहित सभी द्विपक्षीय समझौतों पर कड़ाई से अमल करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा न किया जाए और दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा की वर्तमान स्थिति का सम्मान करें तथा कोई भी एक तरफा कार्रवाई न करें। भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बनाए जाने वाले बांध को लेकर अपना पक्ष और चिंताएं व्यक्त की हैं। भारत को अपने क्षेत्र में नदी के जल के प्रयोग का नैतिक अधिकार है। भारत ने चीन के अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि नदी के ऊपरी क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियों से नीचे के क्षेत्र वाले राज्यों के हित प्रभावित न हों। मीडिया के एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार ब्रह्मपुत्र नदी पर हो रही सभी गतिविधियों पर निगाह बनाए हुए है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि चीन ने कई बार ये स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा चलाई जा रही पनबिजली परियोजनाओं से ब्रह्मपुत्र नदी के जल का प्रवाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। The Chinese side has conveyed to us on several occasions that they are only undertaking run-of-the-river hydropower projects which do not involve diversion of the waters of the Brahmaputra. Various issues relating to transborder rivers are discussed with China under the ambit of the institutionalized expert-level mechanism which was established in 2006 as well as through diplomatic channels. नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा है कि नौसेना कोविड-19 और वास्तविक नियंत्रण रेखा में परिवर्तन लाने के चीन के प्रयास जैसी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आज उन्होंने कहा कि नौसेना थल सेना और वायुसेना के साथ तालमेल बनाकर अपनी गतिविधि चला रही है। उन्होंने बताया कि चीन के 3 जंगी जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे समुद्री डकैती पर निगाह रखने के लिए 2008 से वहां गश्त पर हैं। एडमिरल सिंह ने दृढ़तापूर्वक कहा कि चीनी जहाजों द्वारा किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए नौसेना के पास मानक संचालन प्रक्रिया तैयार है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि 2 ड्रोन निगरानी में मदद कर रहे हैं। एडमिरल सिंह ने बताया कि सेना और वायुसेना की जरूरत के अनुसार विभिन्न स्थानों पर P-8I विमान तैनात किए गए हैं। ये विमान उत्तरी सीमा पर तैनात हेरॉन निगरानी ड्रोन के अलावा हैं। भारत और अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंतरिक व्यापार और उद्योग संवर्धन परिषद तथा अमेरिका के वाणिज्य विभाग के पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय की ओर से हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 19 फरवरी को हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी। इस समझौते से बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच उद्योगों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान तथा संस्थाओं के स्तर पर अनुभवों और बेहतरीन तौर तरीकों तथा ज्ञान को साझा करने में मदद मिलेगी। वंदे भारत मिशन का 8वां चरण 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज कहा कि इस चरण को अब 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस चरण के बढ़े हुए समय में 15 देशों से 897 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जाएगा। इसके माध्यम से लगभग 1.5 लाख लोगों को स्वदेश लाया जाएगा।
अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि अतिरिक्त 18 देशों के साथ एयर बबल समझौतों के तहत उड़ानों का सामान्य रूप से संचालन हो रहा है। Flights operated under the bilateral air bubble arrangements with 18 countries are progressing smoothly. And as of 3rd of December, 34.1 lakh Indians have been repatriated through different modes of this mission. देश ने कोविड-19 की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में कल लगातार 26वें दिन संक्रमितों के नए मामलों की संख्या 50,000 से कम रही। पिछले 24 घंटे के दौरान 35,500 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान लगभग 41,000 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 90 लाख के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जिससे स्वस्थ होने की दर 94.11% तक पहुंच गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों से 20 गुना अधिक है। संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है। देश में अभी कुल 4,22,943 लोग संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 78% से अधिक संक्रमित मामले दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान तक सीमित हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश में मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी और केंद्र तथा राज्यों के डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव से काम करने के कारण स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि मृत्यु दर में भी कमी आई है और ये केवल 1.45% रह गई है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान इस संक्रमण से 526 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 11,12,000 कोविड जांच की गई। इसके साथ ही जांच की संख्या 14,35,58,000 हो गई है। सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रयास से देश में कोविड जांच की क्षमता प्रतिदिन 15 लाख के आसपास पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अधिक जांच के कारण रोगियों की जल्दी पहचान, शीघ्र क्वारंटाइन और प्रभावी उपचार किया जाता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इससे मृत्यु दर में कमी आई है। अब ये 4% से नीचे रह गई है। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 5 गुना अधिक जांच कर रहा है। देश में अभी 2,188 प्रयोगशालाएं हैं। इनमें 1,187 सरकारी और 1,000 निजी क्षेत्रों में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 29 जनवरी को पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड का उल्लेख करते हुए इस महामारी को गंभीरता से लेने की बात कही थी। तब उन्होंने कहा था कि इससे निपटने के प्रयास पूरी तरह से विज्ञान आधारित होने चाहिए। उस समय देश में कोविड का एक भी मरीज सामने नहीं आया था। प्रधानमंत्री मार्च 2020 के बाद से लगातार कोविड से निपटने के उपायों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च की शुरुआत में ही होली के दौरान लोगों से सामाजिक समारोह से बचने का आग्रह किया था। इससे करोड़ों लोगों को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा पहले ही हो गया था। इसके बाद उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया और जन भागीदारी की अनोखी पहल जनता कर्फ्यू के साथ सामने आए। उन्होंने एक दिन के लॉकडाउन के लिए जनता से आह्वान किया और दुनिया को दिखाया कि कैसे भारत महामारी से लड़ने के लिए एकजुट हो सकता है। लोगों ने जबरदस्त उत्साह के साथ जनता कर्फ्यू का पालन किया। इसने देश को आने वाले लॉकडाउन के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। इसी संबोधन में उन्होंने स्थिति की गंभीरता से अवगत कराने के लिए जान है तो जहान है का संदेश दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं दिल्ली से सुपर्णा सैकिया। कोविड से लड़ाई में ऐतिहासिक कदम के रूप में ब्रिटेन फाइजर बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन को स्वीकृति देने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनिकॉक ने बताया कि सरकार ने औषधि और स्वास्थ्य सेवा उत्पादों का विनियमन करने वाली देश की संस्था की सिफारिश पर फाइजर बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन के उपयोग को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन अगले सप्ताह से पूरे ब्रिटेन में उपलब्ध होगी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के आंख, नाक, गला रोग के विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक ठक्कर ने कहा है कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए किसी को सुरक्षा हटाने का कोई कारण नहीं है। डॉक्टर ठक्कर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि सही ढंग से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और निरंतर हाथ धोने से व्यक्ति खुद सुरक्षित महसूस करेगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखेगा। कोरोना के साथ 6-8 महीने निकल चुके हैं
अब ये तो बात हम सबको समझ आ गई कि हमेशा ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होती, कई बार तो ज्यादा लक्षण होते ही नहीं, फिर भी बीमारी जो है होके निकल भी जाती है। पर ये लापरवाही की बात नहीं है। 4 से 6 जरूर होते हैं 100 में से जिनमें की बहुत सीवियर बीमारी हो जाती है। पता ही है आप सबको कि 1-2 में मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए सावधानी कम करने की कोई बात नहीं बनती है। सावधानी ये समझ के चलें कि अगर कम से कम अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो बाकियों के लिए कर रहे हैं। जब आप मास्क लगाते हैं तो आप ये तो जरूर रहता है कि किसी और से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, पर यह भी होता है कि कहीं ना कहीं अगर आप में अभी एसिम्प्टोमेटिक वाला कोरोना है तो आप किसी और को ना दें। जैसे समझ लीजिए जैसे कि जब आप गाड़ी चलाने निकलते हैं, साइकिल चलाने निकलते हैं तो सड़क की बाएं तरफ रहते हैं, इसलिए कि किसी और से आपके लिए आप रिस्क ना बन जाए। इसलिए हमेशा मास्क लगाना बड़ा जरूरी है, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी और दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए। थोड़े रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना जरूरी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और आयुष मंत्री श्रीपद नाइक आयुष मंत्रालय द्वारा मौजूदा परिप्रेक्ष्य में उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की कल समीक्षा करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए आयुष आधारित औषधियों को लेकर दुनिया में रुचि बढ़ी है। इसे देखते हुए इस बैठक का और भी महत्व है। इस तरह की पिछली संयुक्त बैठक 9 अप्रैल को आयोजित की गई थी। तब से आयुष मंत्रालय ने लोगों को कोविड-19 से बचने के लिए बहुत से उपाय किए हैं। इनमें समय समय पर जारी सलाह, कोविड संक्रमण के बाद की देखभाल तथा आयुर्वेद और योग के माध्यम से संक्रमण से बचाव के परामर्श शामिल हैं। देश में जीएसटी के लागू होने से राजस्व में नुकसान की भरपाई के लिए विकल्प 1 को स्वीकार करने पर छत्तीसगढ़ सरकार सहमत हो गई है। इसके साथ ही विकल्प 1 के पक्ष में आने वाले राज्यों की संख्या 27 हो गई है। झारखंड और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्य विकल्प 1 के पक्ष में हैं। विकल्प 1 को चुनने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी के लागू होने से नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए विशेष विंडो से की जा रही है। ये विंडो इस वर्ष 23 अक्टूबर से काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों की ओर से 5 किस्तों में 30,000 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त कर लिया है। ये राशि विकल्प 1 चुनने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में वस्तु और सेवा कर संग्रह में गिरावट की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के सामने 2 विकल्प रखे थे। विकल्प 1 की शर्तों के अंतर्गत राज्यों को उनके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 0.5% के बराबर अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। ये राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के 2% कर्ज लेने की अनुमति मिलने के अतिरिक्त होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर, माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत पीएम जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष रुपए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और ई कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी सीएससी केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार और किसानों के बीच नई दिल्ली में चौथे दौर की बातचीत समाप्त, अगले दौर की बातचीत शनिवार को होगी। सरकार ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सेना को पूर्ण रूप से पीछे हटाने को सुनिश्चित करने के लिए भारत और चीन बातचीत जारी रखेंगे। कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.11% हुई। चक्रवाती तूफान बुरेवी के आज रात तमिलनाडु के पंबन और कन्याकुमारी तट पार करने की संभावना। जम्मू कश्मीर में कल जिला विकास परिषद और पंचायत उपचुनाव के तीसरे दौर के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच कल कैनबरा में। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी सुनने के लिए हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR News 24x7 और FM गोल्ड पर
प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8 बजे हिंदी में, और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। चक्रवाती तूफान बुरेवी कमजोर पड़ गया है। उसके आज रात दक्षिण तमिलनाडु के पंबन और कन्याकुमारी तट पर पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल तड़के ये तट को पार कर जाएगा। इससे पहले कल रात ये श्रीलंका में तिंकोमाली तट के पास टकराया था। मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार ये तूफान पिछले 6 घंटे में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। बुरेवी रामेश्वर के पास पंबन के बहुत नजदीक केंद्रित होगा। तूफान के प्रभाव से तमिलनाडु के दक्षिण जिलों में आज कई स्थानों पर तेज से बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान है। दूर दराज के स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की भी संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगा। तट से टकराने से पहले इसकी रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसके प्रभाव से समुद्र में मछली पकड़ने से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियों को रोक दिया गया है। चक्रवाती तूफान के असर से दक्षिणी तमिलनाडु के कई स्थानों में कल रात से रुक रुक कर बारिश हुई, जबकि राजधानी चेन्नई सहित अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार ने कहा है कि तूफान बुरेवी से निपटने और इससे होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तूफान के जोर पकड़ने की संभावना नहीं है, इससे प्रशासन को तैयारी करने का अधिक समय मिल गया है। चक्रवात के कारण चेन्नई और इसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप चेम्बरमबक्कम झील में जल स्तर अधिक हो गया है, जिससे हजारों क्यूसेक पानी अडयार नदी में जा रहा है। ये झील चेन्नई शहर की जरूरतों को पूरा करने का सबसे बड़ा जल स्रोत है। राज्य के दक्षिणी जिलों के 432 स्थान बाढ़ की आशंका के इलाकों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। तमिलनाडु के राजस्व मंत्री आरबी उदय कुमार ने बताया कि संभावित शरणार्थियों के रहने के लिए 490 राहत शिविर बनाए गए हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। तूफान के कल केरल पहुंचने की संभावना को देखते हुए वहां बड़े पैमाने पर सतर्कता बरती जा रही है। हमारे संवाददाता के अनुसार मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है तथा तूफान से निपटने में राज्य को केंद्र की ओर से हर तरह की सहायता का भरोसा दिलाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने तूफान के मद्देनजर तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों से बात की और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। गृहमंत्री ने बताया कि इन दोनों राज्यों में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें पहले से ही तैनात हैं। चक्रवाती तूफान को देखते हुए चेन्नई स्थित आकाशवाणी का क्षेत्रीय समाचार एकांश विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित कर रहा है। इसे आज रात 10:30 बजे से कल सुबह 6:30 बजे तक हर आधे घंटे पर प्रसारित किया जाएगा। हर बुलेटिन 5 मिनट की अवधि का होगा। इसे आकाशवाणी के एफएम रेनबो के मदुरई, तिरुनेलवेली और नागरकोइल केंद्रों के अलावा चेन्नई ए प्राइमरी चैनल पर भी सुना जा सकेगा। तूफान के कारण पूरे इलाके में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की आशंका को देखते हुए रेडियो समाचारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव तथा पंचायतों के उपचुनाव के तीसरे चरण के लिए कल मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। जिला विकास परिषद की 280 सीटों में से 33 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से दिन में 2 बजे तक कराया जाएगा। इस चरण में 305 उम्मीदवार मैदान में हैं। अभिनेता रजनीकांत अगले महीने अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा के लिए आगामी चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और पक्षपात रहित होगा। श्री रजनीकांत ने हाल ही में अपने प्रशंसकों से मुलाकात करने के बाद पार्टी के गठन की घोषणा की है। तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव अगले वर्ष की पहली छमाही में होना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि राज्य सरकार द्वारा ऋण मेलों के आयोजन से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में लगभग 25 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की 15 इकाइयों ने अपने को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करा लिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
आज के कार्यक्रम में लगभग 30,000 पूर्व स्थापित औद्योगिक इकाइयों को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 1316 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। वहीं लगभग 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज 3,24,000 नई MSME औद्योगिक इकाइयों में वितरित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार कोरोना कालखंड के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर ध्यान केंद्रित कर रही है और कर्ज वितरण कार्यक्रमों से औद्योगिक विकास को गति मिली है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 16,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने इस मौके पर 5,000 प्रशिक्षुओं को वर्चुअल तरीके से टूल किट भी वितरित किए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों को मिट्टी की उर्वरता की जानकारी देने के लिए राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में उर्वरता सूचकांक बोर्ड गठित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शनिवार को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर प्रत्येक गांव में एक कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए ताकि किसानों को ये जानकारी मिल सके कि उन्हें अपनी जमीन पर किस तरह के खाद की जरूरत है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने जानकारी दी कि राज्य के 38,500 गांवों का भूमि उर्वरता सूचकांक तैयार कर कृषि विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। इन गांवों का भूमि उर्वरता सूचकांक बनाते समय प्रत्येक गांव के लिए 4 कारकों पर आधारित 12 अलग अलग प्रकार के सूचकांक तैयार किए गए हैं। इनमें भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सूचकांकों को हर गाँव में बड़े होर्डिंग पर लगाया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर फर्टिलिटी इंडेक्स बोर्डों की स्थापना के संबंध में आज मुंबई में मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर कृषि आयुक्त धीरज कुमार और संयुक्त सचिव गणेश पाटिल उपस्थित थे। पिछले 5 वर्षों में राज्य में 57 लाख मृदा नमूनों का परीक्षण किया गया है और 2 करोड़ 64 लाख मृदा स्वास्थ्य पत्रक वितरित किए गए हैं। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इस वर्ष की थीम है कोविड के बाद दिव्यांगजनों के लिए समावेशी, सुलभ और टिकाऊ विश्व का निर्माण। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उपनिदेशक सतोशी सासाकी ने कहा कि ये दिवस दिव्यांगजनों की कठिनाइयों को दूर करने के विश्व समुदाय के दृढ़ संकल्प का दिन है। Currently, the people with disabilities facing the difficulties in the world of work as to how they can gain back their jobs. And for this, the ILO will work with the other UN agencies, the government, employers and workers organizations together to provide the opportunity for them to come back and work to support their family. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमें दिव्यांग जनों के प्रति सहानुभूति और आदर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके साथ कोई भेदभाव न हो और वे सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिव्यांग जनों का सहज भाव और धैर्य हमें प्रेरणा देता है। श्री मोदी ने कहा कि सुगम्य भारत अभियान के तहत की गई पहल से हमारे दिव्यांग भाई बहनों में सकारात्मक बदलाव आया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी से कहा है कि वो नए डिजिटल कारोबार शुरू न करे और क्रेडिट कार्ड के लिए नए ग्राहक न बनाए। बैंक के ग्राहकों से तकनीकी खराबी के बारे में कई बार मिली शिकायत के बाद ऐसा किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने बताया कि आरबीआई ने 2 दिसंबर से एचडीएफसी प्राइवेट लिमिटेड को एक आदेश जारी किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल कैनबरा में खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल दिन में 1:15 से प्रसारित किया जाएगा। इसे एफएम रेनबो, राजधानी और प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल सहित अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है। श्रृंखला के 2 अन्य मुकाबले 6 और 8 दिसंबर को सिडनी में खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला पहले ही जीत चुकी है।
दोनों देश 4 टेस्ट मैच भी खेलेंगे। पहला टेस्ट मैच 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार और किसानों के बीच नई दिल्ली में चौथे दौर की बातचीत समाप्त। अगले दौर की बातचीत शनिवार को होगी। सरकार ने कहा, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सेना को पूर्ण रूप से पीछे हटाने को सुनिश्चित करने के लिए भारत और चीन बातचीत जारी रखेंगे। कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.11% हुई। चक्रवाती तूफान बुरेवी के आज रात तमिलनाडु के पंबन और कन्याकुमारी तट पार करने की संभावना। जम्मू कश्मीर में कल जिला विकास परिषद और पंचायत उपचुनाव के तीसरे दौर के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच कल कैनबरा में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।